जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आशा मिशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर से एक नया अध्याय के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हुए हैं। एक नया चैप्टर, एक नया शासक को लेकर के, मुगल वंश का एक नए शासक के साथ आप लोगों के बीच में हम प्रेजेंट हुए हैं। हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ाया बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ाया था और बतलाया था। आज के वीडियो में हम बहादुर शाह के पुत्र जहांगीर शाह को लेकर के आए हैं। जहांगीर शाह को लेकर के आए हैं, एक ऐसा शासक जिसे इतिहास में लंपट मूर्ख कहा गया है। लंपट मूर्ख कहा गया है इतिहास में। जहांगीर शाह जो था वो बहादुर शाह का पुत्र था, बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था। लेकिन 1712 में, कब? 1712 में जब बहादुर शाह की मृत्यु हो गई, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई, तब इनके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। इन चारों पुत्रों के बीच में गद्दी के लिए, सिंहासन के लिए युद्ध होना शुरू हो गया। सिंहासन के लिए युद्ध होना शुरू हो गया। हमने कल भी बताया था आपको कि जब किसी चीज का अंत होना शुरू होता है तो लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। और यही हाल हुआ था मुगल काल में। और मुगलों से हम लोग यही सीखते हैं कि किसी भी चीज का विकास जिस तेजी से होती है उसी तेजी से वह गिरता भी है, उसी तेजी से वह गिरता भी है। और आपसी अगर सहमति नहीं है तो एक साम्राज्य भी समाप्त हो सकता है। यह मुगल से हम सीखते हैं। जो बहादुर शाह का पुत्र था, 4 पुत्र था, बहादुर शाह का 4 पुत्र था। ये क्या? बहादुर शाह का 4 पुत्र था। पहला पुत्र जिसका नाम अजीमो शान शहंशाह, अजीमो शान था। क्या नाम था? अजीमो, अच्छा रुकिए, ऐसा लिखते हैं इसको, अजीम उस अजीमो शान, अजीमो शान। दूसरा पुत्र था इसका, दूसरा पुत्र था रफी उसान। क्या था? रफी उसान। तीसरा पुत्र इसका था जहां शाह। क्या था? जहां शान, या कहीं कहीं पर इसके बारे में जहां शाह भी लिखा रहता है, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और इसका चौथा पुत्र जो था जिसका नाम था जहांगीर शाह। क्या नाम था? जहांगीर शाह। इन चारों पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। हम बताए थे कि जब 1712 में बहादुर शाह प्रथम का मृत्यु हुआ था तो
मृत्यु कैसे हुआ था? तो लोहगढ़ अभियान के दौरान, लोहगढ़ जो बंदा बहादुर था, बंदा बहादुर ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था और उस विद्रोह को दबाने के लिए जो बहादुर शाह प्रथम था, वह लोहगढ़ के किला पर आक्रमण कर दिया और उस बंदा बहादुर को मार दिया। बंदा बहादुर को मार दिया और लोहगढ़ के किला पर अपना विजय कर लिया। लेकिन उसी लोहगढ़ अभियान के दौरान उनका जो है सो उनको चोट लग गई, यानी कि वह घायल हो गए और घायल होने की वजह से ही 1712 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, जब उनकी मृत्यु हो गई तब उनके पुत्र आपस में ही लड़ना शुरू कर दिए और आपस में ही लड़ना शुरू किए और इस क्रम में उसने अपने पिता का दाह संस्कार भी नहीं किया। अपने पिता का दाह संस्कार भी नहीं किया। इतिहासकार लोग कहते हैं कि लगभग 1 महीने उनके पिता का जो शव था, जो बॉडी था, वह ऐसे ही पड़ा रहा, उसका दाह संस्कार, उसको दफनाया नहीं गया लगभग 1 महीने तक। आप सोच सकते हैं कि गद्दी का लोभ कितना बड़ा था कि लोग अपने पिता को ही क्या किए? भूल गए, उनके अंतिम संस्कार को भी सही ढंग से नहीं किए, अंतिम संस्कार को भी सही ढंग से नहीं किए। तो इन चारों भाइयों में युद्ध हुआ। हालांकि गद्दी का वास्तविक अधिकार अजीम ओ शान था। कौन था? अजीम ओ शान। गद्दी का वास्तविक अधिकारी जो उसको गद्दी मिलना चाहिए था क्योंकि यह बड़ा बेटा था, लेकिन इसको गद्दी ना मिल करके गद्दी मिली जहांगीर शाह को, क्योंकि जहांगीर शाह ने इन तीनों भाइयों को युद्ध में पराजित कर दिया, युद्ध में पराजित किया। तो युद्ध कौन सा था? युद्ध कौन सा था? हालांकि युद्ध जो है सो युद्ध का कोई नाम नहीं है, लेकिन वैसे हम लोग कहते हैं लाहौर का युद्ध। क्या कहते हैं? इतिहासकार लोग इसको क्या कहते हैं? लाहौर का युद्ध। लाहौर का युद्ध हुआ इन तीनों चारों भाई के आसपास आपस में ही। एक बार नहीं हुआ, कई क्रम में युद्ध हुआ, लेकिन हुआ सब लाहौर में ही, रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे हुआ, जिनमें जो प्रथम युद्ध हुआ, जो प्रथम युद्ध था, इस प्रथम युद्ध में एक तरफ अजीमो शान और दूसरे तरफ था ये तीनों भाई रफी उसान, जहां उसान और जहांगीर शाह। इन तीनों भाइयों ने मिल करके बाकी तीन भाई इन तीनों भाइयों ने मिल करके अजीम उसान को हरा दिया और हराने के बाद जो गद्दी मिली जहांगीर शाह को मिला। किसे मिला? जहांगीर शाह। हालांकि बाद में जाकर के जहांगीर शाह ने अपने इस जहांशान से भी युद्ध किया। 1712 में ही इसने जहांशान से भी युद्ध किया। 1712 में ही जब इसको पराजित कर दिया अजीम उसान को और इसको मार दिया, तब जाकर के जहांगीर शाह ने अपने तीसरे नंबर के भाई से भी विद्रोह कर लिया और उससे भी विद्रोह करने के बाद उससे भी युद्ध किया। कब? तो 1712 में ही, और वही लाहौर नदी के किनारे, लाहौर में ही रावी नदी के किनारे ही युद्ध किया और इसको भी, जहां उसान को भी क्या किया? हरा दिया। जो जहां शान था, जिसे जहां शाह के नाम से जानते हैं, इसे भी हरा दिया गया और इसे भी मार दिया गया। बाद में जाकर के जहांगीर शाह ने रफी उसान को भी मार दिया। इन सभी में जहांगीर शाह का साथ दे रहा था, इन सभी में जहांगीर शाह का साथ दे रहा था दिल्ली का एक अमीर था, दिल्ली का एक अमीर था जिसका नाम था जुल्फिकार। क्या नाम था? जुल्फिकार। ये क्या था? जुल्फिकार अमीर था। क्या था? अमीर था। जुल्फिकार इसका क्या दे रहा था? साथ दे रहा था। किसका साथ दे रहा था? तो जहांगीर शाह का। जहांगीर शाह का साथ दे रहा था, जिस वजह से जहांगीर शाह ने पहले तो अजीम उसान को मारा, उसके बाद रफी उसान को, फिर जहांशान को मारा, यानी कि तीनों भाई को मार दिया। उसके बाद इनको गद्दी प्राप्त हुई और गद्दी प्राप्त होने के बाद तब यह जब गद्दी पर बैठते हैं, इनको गद्दी 29 मार्च 1712 को प्राप्त होती है और जैसे ही गद्दी प्राप्त होती है तो गद्दी पर बैठते ही इसने अपने अमीर, जिसका नाम था जुल्फिकार। अमीर कहने का मतलब क्या? बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या अमीर क्या?
अमीर कहने का मतलब आप देखिएगा बाबू कि शहर में, राज्य में सिर्फ एक राजा ही अमीर नहीं है, उसके अलावा और भी अन्य व्यक्ति हो सकता है जो अमीर होता है। तो ये जुल्फिकार जो था, जुल्फिकार भी अमीर था, कामबख्श, इसको कामबख्श जुल्फिकार कहते हैं। ये जो जुल्फिकार था ये भी अमीर था और इसने क्या किया, जहांदर शाह का साथ दिया, जिस वजह से जहांदर शाह जो है सो अपने तीनों भाइयों को पराजित करने में और पराजित करके गद्दी हासिल करने में आगे रहे। ठीक है, तो जब गद्दी प्राप्त हुआ 29 मार्च 1712 को, गद्दी पर जैसे ही बैठा कौन, जहांदर शाह। जब जहांदर शाह गद्दी पर बैठा तो बैठते ही इसने जहांदार शाह, अरे जैसे ही गद्दी पर बैठा इसने अपना वजीर जुल्फिकार को बना दिया। जुल्फिकार को बना दिया। किसे बना दिया? जुल्फिकार को। जुल्फिकार को जब अपना वजीर बनाया तो इस जुल्फिकार ने कई सारा बेहतर काम किया, कई सारा अच्छा काम किया, जिनमें सबसे पहला काम था जजिया कर को समाप्त करना। हालांकि यह काम जो है सो हुआ जहांदर शाह के नाम पर, लेकिन करवाया कौन? तो करवाया जुल्फिकार, जो कि अमीर था। क्या था? अमीर था। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये बताइए कि वजीर क्या होता है, वजीर का मतलब क्या होता है? बहुत लोगों के मन में प्रश्न होगा कि वजीर क्या होता है। देखिए, हम कई बार बताए भी, अकबर पढ़ाए थे, उसमें भी बताए थे। आप अगर नहीं जानते हैं तो हमारा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और हमने कई सारा युद्ध में बताया और कई सारा शासकों में बताया, इसमें भी बताते हैं। वजीर का मतलब क्या होता है? वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, पीएम। क्या होता है? पीएम। वजीर का मतलब क्या होता है? पीएम। जो पीएम, जिसे हम पीएम कहते हैं, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, यानी कि मंत्रियों का मंत्री, क्या कहलाया? प्रधानमंत्री कहलाया। और वही प्रधानमंत्री को हम क्या कहते हैं? पीएम कहते हैं, पीएम के नाम से जानते हैं। तो वजीर का मतलब क्या था? पीएम। ठीक है, तो पीएम के पद पर किसे रखा था? जुल्फिकार को। और इस जुल्फिकार ने कई सारा सुधार का काम किया, जो कि किनके नाम पर किया? नाम था किसका? जहांदर शाह का नाम पर। जहांदार शाह के नाम पर इन्होंने कई सारा सुधार का काम किया। सुधार का काम में सबसे पहले इन्होंने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। जजिया कर को क्या किया? पूर्णतः समाप्त कर दिया। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे, यह मन में उनके प्रश्न होगा कि जजिया कर था क्या? तो जजिया कर एक गैर हिंदू कर था। गैर हिंदू कर का कहने का मतलब एक ऐसा कर जो कि किसी मुस्लिम राज्य में अगर कोई हिंदू निवास करता है तो उसे जजिया कर देना पड़ता है, जजिया कर देना पड़ता था। ठीक है, तो उसे क्या देना पड़ता था? जजिया कर देना पड़ता था। जजिया कर को सबसे पहली बार अकबर ने क्या किया था? बंद कर दिया था। लेकिन अकबर के बाद जो है फिर से औरंगजेब ने इसे चालू कर दिया। लेकिन औरंगजेब के बाद जब औरंगजेब का पुत्र गद्दी पर बैठा, बहादुर शाह प्रथम ने, तो बहादुर शाह प्रथम ने इस जजिया कर को समाप्त कर दिया। लेकिन जहांदर शाह ने इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया, यानी कि पूरी तरह से क्या किया? इसको समाप्त कर दिया, गैर मुस्लिम कर को, ताकि इनके राज्य में कोई भी हिंदू विद्रोह ना करे। जिस वजह से क्या हुआ? जजिया कर को पूर्णतः ये समाप्त कर दिए। दूसरा काम इसने क्या किया? इजरा व्यवस्था चालू किया। इजारा व्यवस्था, क्या? इजरा नहीं, इजारा व्यवस्था। इजारा व्यवस्था इन्होंने चालू किया। क्या था इजारा व्यवस्था? इजारा व्यवस्था एक तरह से भूमि कर था। भूमि कर लेने का एक व्यवस्था था। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये कोई भूमि है, इस भूमि का जो टैक्स होगा, ये टैक्स वसूलने का एक तरीका था इजारा व्यवस्था। इजारा का मतलब ही होता है क्या? ठेका।
ठेका, ठेका जानते हैं ना, हम लोग के गांव भर में बोले जाता है ठेकेदार, यानी ठेकेदार कहने का मतलब किसी भी चीज का एक बार में ठेका ले लेना, ठीक है, और एक बार में जिम्मेदारी ले लेना, वो चीज ठेका कहलाता है। तो इजारा का मतलब क्या होता है, ठेका, ठीक है। तो इसने क्या किया कि जो मुगलों का राजस्व प्रणाली था, उस राजस्व प्रणाली को इसने ठेका पर दे दिया। कहा कि देखो भाई, तुम इतना क्षेत्र रखो और इस क्षेत्र का तुम हमको इतना पैसा वसूल करके दो। तो ये एक तरह से ठेका पर हो गया, किसी व्यक्ति को ठेका में दे देना, ठीक है। तो इजारा व्यवस्था यानी कि यह कर को चाहता था कि अधिक से अधिक कर हमको प्राप्त हो, जिस वजह से इसने क्या किया, इजारा व्यवस्था को ठेका पर दे दिया किसी प्राइवेट व्यक्ति को, और प्राइवेट व्यक्ति उसको कर वसूल करके देने लगा, ठीक है, एक निश्चित कर देने लगा। तीसरा इसने काम किया, तीसरा काम इसने किया, ये है जहांगीर शाह। जहांगीर शाह यही है, हालांकि लोग इसको लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लंपट मूर्ख के नाम से। ये देख रहे हैं जहांगीर शाह हाथ में भाला लिए हुए, एकदम तीर तलवार, हालांकि इसने कोई युद्ध नहीं लड़ा, इसने कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन तीर तलवार ले रखा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इसने तीसरा जो काम किया बाबू, तीसरा जो इसके नाम पर काम हुआ, काम किया कौन, जुल्फिकार ने, इसके जो वजीर थे वो उसने करवाया। इसने तीसरा काम क्या किया कि राजपूतों और मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखा, जिस तरह इनके पिता ने रखा था। इनके पिता कौन, बहादुर शाह प्रथम ने जिस तरह से राजपूत और मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखा, उसी प्रकार इसने भी राजपूत और मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखा, जिसमें इसने राजपूत के एक शासक था जिसका नाम था, आमेर का शासक राजा था जिसका नाम जय सिंह, क्या नाम था, जय सिंह। राजपूत नीति के तहत इसने, राजपूत नीति के तहत इसने पहला काम यह किया कि आमेर का जो राजा था, आमेर का राजा कौन था, राजा जय सिंह, राजा जय सिंह। इस राजा जय सिंह को इसने मिर्जा राजा का उपाधि दिया, उपाधि दिया एक मिर्जा राजा का। एक मिनट, कलर चेंज कर ले क्या, इधर लिखना पड़ेगा ना, ये लगता है मिर्जा राजा का उपाधि दिया। आमेर के जो राजा थे, राजा जय सिंह, उसको मिर्जा राजा का उपाधि दिया और इसे ही इसने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। ध्यान रखिएगा दो चीज, इसने क्या किया कि राजपूत नीति के तहत पहला काम इसने क्या किया, आमेर का जो राजा था, राजा जय सिंह, क्या नाम था, राजा जय सिंह, राजा जय सिंह को इसने मिर्जा राजा का उपाधि दिया, मिर्जा राजा का उपाधि दिया। और दूसरा, इस मिर्जा राजा को कभी कभी इतिहास में सवाई राजा भी कहते हैं, सवाई राजा, क्या, सवाई राजा, सवाई राजा का भी उपाधि इसी को कहते हैं, मिर्जा राजा को, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, सवाई राजा या मिर्जा राजा दोनों बराबर ही है, ठीक है। तो इसने इनको उपाधि दिया और मालवा का सूबेदार नियुक्त किया, मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। दूसरा इसने काम किया कि मारवाड़ का जो शासक था, मारवाड़ का शासक था अमर सिंह। कौन था, मारवाड़ का शासक, सॉरी अमर नहीं, अजीत सिंह, गलती हो गया। कौन था, अजीत सिंह, अमर सिंह उनके पिता। अजीत सिंह को भी इसने महाराजा का उपाधि दिया। कथी का उपाधि दिया, महाराजा का उपाधि दिया। अजीत सिंह को इसने किस चीज का उपाधि दिया, महाराजा का उपाधि दिया। और इसे गुजरात का, सॉरी दक्कन का, सॉरी इसे जो है सो गुजरात का, हाँ गुजरात का क्या बनाया, इसे गुजरात का सूबेदार बनाया। किसे, राजा
अजीत सिंह को, राजा अजीत सिंह को। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने राजपूत नीति के तहत 2 काम किया। पहला काम ये किया कि इसके साथ मैत्री संबंध रखा और 2 राजपूत शासक, पहले आमेर का शासक राजा जय सिंह और दूसरे मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को इसने अजीत सिंह को महाराजा का उपाधि दिया और राजा जय सिंह को इसने मिर्जा राजा का उपाधि दिया। वही राजा जय सिंह को इसने मालवा का सूबेदार घोषित किया और राजा अजीत सिंह को इसने गुजरात का सूबेदार या गवर्नर घोषित किया। बात समझ गए? ठीक है, इसने राजपूत नीति के तहत 2 काम किया और इसने मराठा नीति के तहत इसने दक्कन क्षेत्र में, दक्कन क्षेत्र, कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि दक्कन क्षेत्र क्या? दक्कन क्षेत्र कहने का मतलब दक्षिण भारत का लगभग कुछ क्षेत्र आ जाता है, उसी को दक्कन कहते हैं, जो पठारी क्षेत्र है। ठीक है, तो दक्कन क्षेत्र में इन्होंने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी दोनों वसूलने का अधिकार दे दिया। गौर कीजिएगा और ध्यान भी रखिएगा, हमने इससे पिछले वीडियो में बताया है, पिछले क्लास में, कि जो इसके पिता थे, किसके पिता? जहांगीर शाह के पिता जो थे, जिनका नाम था बहादुर शाह प्रथम ने मराठों को सिर्फ एक ही कर वसूलने का अधिकार दिया था, जो दिया था सरदेशमुखी। क्या दिया था? सरदेशमुखी। लेकिन जहांगीर शाह ने इसे दोनों, चौथ भी दे दिया और सरदेशमुखी भी दे दिया। ये क्या था? दोनों कर था, सरदेशमुखी और चौथ दोनों कर था, जो कि मराठा द्वारा लागू किया जाता था अपने क्षेत्र में और वसूला जाता था। हालांकि सरदेशमुखी जो है मराठा अपने क्षेत्र में ही वसूलते थे और चौथ जो है सो जहां उसका अपना शासन, अपना क्षेत्र नहीं होता था, वहां जाकर के वसूलता था चौथ। तो यहाँ का टैक्स अधिक था, यहाँ का टैक्स था 25% और जबकि यहाँ का टैक्स था 10% मात्र। दोनों का अलग अलग था। बात समझ गए? तो चौथ और सरदेशमुखी जो है वसूलने का अधिकार दिया किसे? मराठों को जहांगीर शाह ने। वही राजपूत के साथ इन्होंने मैत्री संबंध बना करके जय सिंह को राजा मिर्जा का उपाधि दी, मिर्जा राजा का, और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को इसने महाराजा की उपाधि दी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला है, इसने जो जहांगीर शाह था, ये जहांगीर शाह जो है सो बाबू, इसका जो है ना संबंध एक कवायफ से था। कवायफ क्या होता है? एक नर्तकी से इनका संबंध था। संबंध का नर्तकी से यह प्रभावित हो गए थे, नर्तकी पे यह लट्टू हो गए थे। जिस नर्तकी का नाम था क्या? लाल कुंवर। क्या नाम था? लाल कुंवर। लाल कुंवर के से यह प्रभावित था और इससे प्रेम संबंध बना रखा था। जहांगीर शाह लाल कुंवर से, और इससे इतना संबंध बना रखा था कि इसका जो है, इसका एक नामकरण कर दिया, इसको एक उपाधि दे दिया। उपाधि था इम्तियाज महल का इसको उपाधि दे दिया। किसे? लाल कुंवर का। लाल कुंवर यह एक नर्तकी थी जो कि नाच गान करती थी, इनके महल के अंदर नाच गान करती थी और नाच गान करके लोगों को मन को लुभाती थी। इसी चक्कर में बेचारे जहांगीर शाह का मन एकदम इतना लुभ गया कि इनके पीछे लट्टू हो गए और जहांगीर शाह जो है सो अपने राजकाज को छोड़ के इन्हीं के पीछे पड़े रहते थे। इनका नाम, इनका एक उपाधि भी दिया इनको, इम्तियाज महल का। इसीलिए इतिहासकार लोग इसे लंपट मूर्ख कहते हैं। एक इतिहासकार थे जिनका नाम था इरादत खां। क्या नाम था? इरादत खां। इतिहासकार इरादत खां जो थे, इसने जहांगीर शाह को एक उपाधि दी जिसका कारण था कि इसको जो है सो अपने राजकाज में मन नहीं लगता था। यह जो है सो एकदम लापरवाह व्यक्ति था, अय्यास व्यक्ति था। अय्यासी में इसको एकदम बहुत मन लगता था। अय्यासी समझ रहे हैं? शराब पीना, दारू शराब पीना, उसके बाद शराब एकदम मौज मस्ती करना। ठीक है, अय्यास व्यक्ति था और
अयोग्यता से भरा हुआ था, यह योग्य नहीं था, जिस वजह से इसका शासन काल भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया बाबू, मात्र 11 महीने लगभग 11 महीने के आसपास इसका शासनकाल चला। और ये इतने अयोग्य थे जिस वजह से इसे जो है इतिहासकार लोग लंपट मूर्ख का उपाधि देते हैं, लंपट मूर्ख का। अगर इसका वजीर जुल्फिकार नहीं होता तो शायद यह 1 वर्ष यानी कि 11 महीने भी सही से शासन नहीं कर पाता, 11 महीने भी यह सही से शासन नहीं कर पाता, ऐसा था व्यक्ति है, ठीक है। इसलिए इसको इतिहासकार लोग क्या कहते हैं, लंपट मूर्ख। क्वेश्चन यहाँ से कई बार बना हुआ है कि लंपट मूर्ख का उपाधि किसे मिला हुआ है, तो जहांगीर शाह को, ध्यान रखिएगा किसे, जहांगीर शाह का। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि लाल कुंवर से संबंध किसका था, तो लाल कुंवर से संबंध किसका था, जहांगीर शाह का, ठीक है। हाँ, बता दिया हमने कि यह एक अयोग्य शासक था, जिस वजह से इसे इतिहासकार लंपट मूर्ख कहते थे। मात्र यह 11 महीने क्या कर पाया था, शासन कर पाया था, 11 महीने मात्र शासन कर पाया। और अंततः 12 फरवरी 1713 का इनका जो है सो मृत्यु हो जाता है, इनको मार दिया जाता है। मारता कौन है, तो इनको मारता कौन है, देखिए इस सब तो इसका अथी बता रहा है कि फरवरी 1712 में गद्दी पर बैठा, 29 मार्च 1700 नहीं फरवरी 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हुआ था, 29 मार्च 1712 को गद्दी पर बैठा। उसके बाद इस बीच में इन्होंने जजिया कर वगैरह को हटाया। उसके बाद 12 फरवरी 1713 को इसकी क्या हो गई, सैयद बंधु के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई है। इसका कालक्रम बता रहा है। वजीर के पद पर कौन था, जुल्फिकार। इन्होंने मिर्जा राजा को उपाधि किसे दिया, राजा जय सिंह को। महाराजा की उपाधि किसे दिया, राजा अजीत सिंह को। उसके बाद चौथ सरदेशमुखी किसे दिया, दक्कन के प्रांत के क्षेत्रों में राजपूतों को। उसके बाद जजिया का कर की समाप्ति कब हुआ, जजिया कर संपूर्ण गैर मुस्लिम के लिए था। ये तो कालक्रम है, छोड़िए इसको। इसकी जो है मृत्यु बाबू, इसकी मृत्यु जो है सो इनके भाई के पुत्र, अजीम, कलर चेंज कर लेते हैं, इसकी मृत्यु कैसे हुई। देखिए मृत्यु के पीछे राजनीति था और इस राजनीति को हम समझाते हैं, ठीक है। इनका जो भाई था अजीम उसान, इसका पुत्र था फर्रुख सियर। क्या नाम था, फर्रुख सियर। इसका पुत्र था फर्रुख सियर। इस फर्रुख सियर ने एक ईरानी अमीर सैयद बंधु कह रहे हैं, एक ईरानी अमीर सैयद बंधु के साथ मिल करके इसका हत्या करवा दिया। हत्या करवाने के पीछे भी कई अथी था। एक युद्ध भी हुआ, आगरा का युद्ध हुआ था। 1713 में आगरा का युद्ध में जो है फर्रुख सियर ने जो जहांगीर शाह था, इसकी सेना को हरा दिया, जहांगीर शाह की सेना को हरा दिया। और जहांगीर शाह के जैसे ही सेना को अगर आगरा में हराया जाता है, इधर सैयद बंधु ने जहांगीर शाह की हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद फर्रुख सियर को गद्दी पर बैठाया जाता है। किसे बैठाया जाता है, फर्रुख सियर को बैठाया जाता है। फर्रुख सियर जब गद्दी पर बैठता है
तो ये भी कुछ ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाता है, लेकिन मुख्य जो इसका हो जाता है सैयद बंदी हो जाता है। फिर से सैयद बंधु एक नया अमीर आता है जो कि मुख्य रूप से किंग मेकर के नाम से जाना जाता है आगे चल करके। ठीक है, तो इसके बारे में हम अगले क्लास में आप लोग को बताएंगे। बाद बाकी का आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में कमेंट्स कीजिए कि हमें और क्या बताना चाहिए, क्या इसमें कमी है। और आप लोगों के लिए हमने टेलीग्राम चैनल भी तैयार करवा दिया हमारी टीम के द्वारा, हमारे आशा मिशन ऑफिशियल के द्वारा आप लोगों के लिए जो है सो टेलीग्राम चैनल आशा मिशन ऑफिशियल के नाम से तैयार कर दिया गया है। आप सभी जाकर के आशा मिशन ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और जो ये क्लास में पढ़ाया जा रहा है इसका जो है सो PDF भी उसमें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।